गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का एनएमएससी एग्जाम जो आज हुआ है आपका 14 सितंबर 2024 जो कि जिला लेवल कांकेर जिला से जो एग्जाम लिया गया है एनएमएससी एग्जाम, उसका आपका क्या है क्वेश्चन था। क्वेश्चन का अभी आप पहला जो वीडियो था वो था आपका साइंस का। अभी जो है 36 से लेकर आपका 37 से लेकर आपका साइंस जो स्टार्ट होगा 71 तक जाएगा, 37 से 71। ठीक है, तो इसका जो पहला वीडियो आप साइंस अगर नहीं देखे हैं, सोशल साइंस नहीं देखे हैं, तो आप उसको आप देख के अपना राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए 37 नंबर, सूक्ष्म सेल में किन पदार्थों की छड़ का एनोड कार्य करती है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। अब जो भी जिला से जो भी आंसर आएगा उसके बाद देखते हैं क्या है, लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। हमने देखा, जहां तक कोशिश किया वहां पर इसमें बोला जा रहा है एनोड। एनोड एक्चुअल में होता क्या है? धनायन। धनायन का काम जो करता है उसको एनोड बोला जाता है। धनायन प्लस का काम करता है ना, जो प्लस का काम करता है, तो ये एनोड के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग किया जाता है। बाकी कार्बन का जो प्रयोग है वो कैथोड के रूप में होता है ना। तो कैथोड मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, ऋण आयन का जो काम करता है कार्बन के रूप में, लेकिन यहाँ पर एनोड का कार्य जो करता है वो जिंक है। जिंक आपका क्या करता है? काम करता है एनायन के रूप में। इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है बच्चों, इस वजह से इसमें क्या जुड़ जाता है धनायन जो है, धनायन जिंक है ना, मरकरी सेल एक होता है। और आप देखे होंगे इसको, अगर देखेंगे तो मरकरी सेल है ना, मरकरी सेल में जो है जिंक अमलगम, जेड अमलगम जो है इसका काम करता है, अमलगम। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मरकरी सेल में जब करता है तो यहाँ पर जिंक जो है एनोड का काम करता है। ये इसका मेरे को डाउट है, अभी भी क्लियर आंसर मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। फिर भी मेरे ओर से जितना प्रयास किया गया वो जिंक इसमें काम करेगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें जो परिभाषा है वो आपको देना है। कथन जो है प्रतिरोध का क्या परिभाषा है? तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का जो है ये राइट आंसर होगा आपका। प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर डिवाइडेड बाय धारा। ठीक है, और इसका क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है ना। एक फैक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मात्रक जो होता है ओम। ठीक है, ओम। अब इसको दर्शाया जाता है, इस टाइप का जो साइन रहता है ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा से दर्शाया जाता है। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 39। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है कि क्या होती है ना। 39 क्वेश्चन के बारे में देखें। आपका जो है एक इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोई प्रकाश माध्यम, ये जो है आपका एक माध्यम है, इसमें एयर है। एयर मतलब क्या है? विरल है। विरल है ना, विरल से आपका ये सघन, इसमें क्या है? इसमें वाटर है, जल वाटर है। वाटर जो होता है वो है आपका डेंस, मतलब सघन, डेंस। ठीक है, ये सघन होता है। तो इसमें जब प्रवेश करती है कोई भी प्रकाश किरण जो इसमें प्रवेश करेगी इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या होती है? ये जो है अभिलंब होती है ना, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी? ये झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब है ना, तो इस दिशा में आपको चलेगी। जाना उसको किधर था? जाना इस दिशा में था, ऐसा जाना था, लेकिन ये ऐसा ना जाके क्या होता है? झुक जाती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये आपका आंसर है। अभिलंब की दिशा में जाती है ऐसा नहीं है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। क्या संकल्पना देता है? तो ये न्यूटन का ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की। तो ये जो है 40 नंबर का जड़त्व की होगा, है ना। जड़त्व की आपका राइट आंसर होगा। जड़त्व की आपको देता है ये संकल्पना, जड़त्व की। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है आपका परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये है परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध करता है ये। तो ये कहता है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना डाला जाए, बाह्य बल ना डाला जाए। तो वो कहलाता है जो न्यूटन का प्रथम नियम का ये है। तो ये जड़त्व मतलब क्या होता है? स्थिर रहना, स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए जड़त्व की इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध का अपेक्षित घनत्व। घनत्व है ना, घनत्व जो पूछा है, दूध का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो इस किससे नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। राइट आंसर होगा घनत्व नापने का जो है। और इसमें घनत्व नाप कर शुद्धता की जांच भी की जाती है। शुद्धता,
ये भी जांच की जाती है इसी लेक्टोमीटर से। इसका जो डेंसिटी नापा जाता है, घनत्व डेंस मान पर है ना लेक्टोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है वो है बैरोमीटर। और बैरोमीटर के बारे में मैं बता दूं कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है। और इसमें जो बैरोमीटर में क्या यूज करते हैं, तो पानी यूज करते हैं, हवा यूज करते हैं, और प्लस आपका यूज करते हैं पारा का, इसमें यूज होता है ना। बैरोमीटर में ये तीन चीजों का यूज होता है। और बैरोमीटर का आविष्कार जो किया था, आविष्कारक, आविष्कारक इसको आप लिख लें क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। ई टार्सेली, ई टार्सेली, ई टार्सेली। अब इसका जो ई का मतलब है आपका यूहान, है ना, यूहान टार्सेली के नाम से, ईवहान, यूहान टार्सेली ऐसा इसका नाम है। तो ई टार्सेली हमेशा चलता है। तो इसका आविष्कार बैरोमीटर का किया था। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है। तो इसका राइट जो आंसर है वो ओजोन है, ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर नहीं है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है वो आप थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो CO2 आता है, CO2 के बाद आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO या NO, N2O, ठीक है। और है मीथेन, मीथेन CH4, और है आपका CFC, ठीक है। उसके बाद है वाटर वेपोर, वाटर वेपोर, वेपोर, और है ओजोन O3। देखिए इसको आपको समझ में आता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और मेथेन है ना, मेथेन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वाटर वेपोर जल वाष्प जो है, जल वाष्प, और ये है ओजोन। तो यही आपका दिया हुआ है, ओजोन O3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो है ओजोन, ग्रीन हाउस गैस। ये सारे गैसेस ग्रीन हाउस गैस हैं जी। ग्रीन हाउस गैस एक्चुअल में क्या क्या होता है ये ग्रीन हाउस गैस, तो वातावरण के जो तापमान को बढ़ाता है, वातावरण के ताप को बढ़ाने या जलवायु परिवर्तन, ताप बढ़ाने व जलवायु परिवर्तन में भागीदारी जो होते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर जो रिस्पॉन्सिबल जो गैस है, परिवर्तन हो रहा है उस पर जो गैस है उसका कारण है रिस्पॉन्सिबल गैस। मतलब जो जिम्मेदार गैस हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से वातावरण गर्म हो जा रहा है और जलवायु में परिवर्तन आ जा रहा है। तो इसको, वो गैस को चिन्हांकित किया गया है। तो ये गैस आपके इस तरीके से है, ठीक है। ये था आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 44 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा, धोने का सोडा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। धोने का सोडा का रासायनिक, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो आपका है वो है आपका सूत्र जो है वो है Na2CO3 10H2O। अगर इसमें सिर्फ इतना भी दिया जाए सोडियम कार्बोनेट तो वो भी आपका आंसर सही है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो आपका जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही दिया गया तो भी आपका राइट आंसर है। 10H2O एक्चुअल में ये फुल आपका फार्मूला है। नेक्स्ट है 45 निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है ना। तो इसमें किसमें कार्बन नहीं है, तो ये है आपका राइट आंसर जो होगा। देखो हम जब पढ़ते हैं, ये इनमें से कोई नहीं आंसर है। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ते हैं, कार्बन के दो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये अपर रूप जो है वो हीरा और ग्रेफाइट तो है ही, मतलब उसमें कार्बन पाया ही जाएगा। तीसरा जो और पढ़ते हैं, कोयला पढ़ते हैं और काजल पढ़ते हैं, ये सारे में कार्बन पाया जाते हैं, चारकोल, कागज, है ना। तो इसमें तो इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका कार्बन नहीं है बोला, मतलब ये मेरे ख्याल से गलत है। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है बोला, इनमें से कोई नहीं, मतलब कार्बन नहीं, इसमें तो है, इसमें है, इसमें है, तो बिल्कुल करेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। कोई ऑप्शन अगर रहता तो बन जाता। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा, ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका क्या है, क्या उत्पन्न करता है, तो ये है विद्युत धारा का तीनों, ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव भी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। और ऊष्मीय विद्युत धारा को जो मापने यूज किया जाता है, विद्युत धारा को मापने प्रभाव को, वो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा को जो मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन दाब है। दाब का परिभाषा, एक्चुअल में दाब का किससे फार्मूला है, मतलब फार्मूला क्या है दाब का, ये पूछा है ना।
चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो थोड़ा रोक के आप इसके आगे बढ़ेंगे, है ना, ये लिखने के लिए थोड़ा जगह कम हो गया। चलिए आपका जो है वो है नेक्स्ट, आपका क्या पूछा था मैंने, दाब। दाब मतलब क्या होता है आपका, दाब का जो फार्मूला होगा, दाब मतलब पी होता है प्रेशर, है ना, पी बराबर क्या होगा, आपका फार्मूला है एफ डिवाइडेड बाय ए। मतलब ये एफ मतलब क्या होता है, फोर्स होता है बल बटा में ए मतलब एरिया क्षेत्रफल। तो आपका क्या होगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यही करेक्ट आंसर होगा आपका, बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो P बराबर फोर्स, प्रेशर बराबर होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल, ए मतलब एरिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के उसके 7 संगठक वर्णों में विभाजित होने को कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो है, एक्चुअल में एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था, दाब का एसआई मात्रक जो क्या है, एसआई मात्रक, तो ये है आपका एसआई मात्रक मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है पास्कल। पास्कल दाब को मापने के लिए यूज जो करते हैं वो पास्कल है। ठीक है, श्वेत प्रकाश 48 नंबर, श्वेत प्रकाश के उसके 7 संगठक मतलब श्वेत प्रकाश जो भी है एक प्रिज्म से होकर अगर 7 अलग अलग कलरों में चला जाता है, विभाजित होने का कारण क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर परिक्षेपण दिया है, इसको आप परिक्षेपण ही सही होगा लेकिन विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, विक्षेपण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर परिक्षेपण दिया है, इसके जगह में बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विक्षेपण भी कहलाता है, परिक्षेपण दिया गया है, विक्षेपण। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश का जो है वो आपका 7 भागों में विभाजित होने का सही कारण जो है वर्ण विक्षेपण, एक्चुअल में इसमें वो आता है वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन, एक विद्युत धारा, क्या लिखा है, एक विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ये है आपका, है ना, जिस विलयन में धारा गुजार कर, कोई भी विलयन है, ठीक है, ये विलयन मैंने रखा है, कोई भी विलयन में मैंने क्या करूंगा, इसमें धारा जो रहूंगा, धारा है ना, धारा को गुजार कर हमने क्या करे, धारा इसमें डाल दिया, धारा गुजार कर विद्युत लेपन, इसको जो है धारा में गुजारे अच्छा से इसको करे। अब इसका प्रयोग जो है विद्युत लेपन में किया जाता है, विद्युत लेपन में यूज होता है, उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इसमें से धातु, उपधातु, अधातु, तो ये तो धातु है, ये तो बात सही है क्योंकि उसमें धातु मिला हुआ रहता है ना, धातु के कारण ही वो बनता है। तो ये इसका राइट आंसर मेरे अनुसार से ये लेना चाहिए क्योंकि एक घोल जो विद्युत का चालन करता है, इससे करेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोप्लाटिंग का जो यूज हो रहा है वो इसमें विद्युत का चालन करता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग होता है, विद्युत लेपन होता है उसी वजह से। ठीक है, तो ये अभी भी इसमें डाउट है, 2 क्वेश्चन अब तक हो गया है बच्चों, कि आपका एक साइंस का भी मिला था, एक क्वेश्चन ये पे मैं इसमें डाउट हो, हालांकि धातु के नाम से इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः पाया जाता है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो एसिड रेन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कारखाने वगैरह का जो भी है आपका धुआं, मैंने एक सिर्फ कारखाने से समझाने की कोशिश करता हूं, या धुआं जहां से भी निकल रहा है, धुआं है ना, धुआं, तो धुआं जो निकलता है उसमें क्या होता है, कोई गैस होता है, ठीक है, गैस होता है, उस गैस में क्या होता है, एक्चुअल में उस गैस में NO2 होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और SO2 होता है। ठीक है, ये जो है क्या करता है, ये जो है सामान्य वर्षा जो होता है, वर्षा जो होता है उस वर्षा के किससे, H2O से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल प्लस इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब है ना, इसको तेजाब भी बोलते हैं, तेजाबी बारिश, तेजाब के निर्माण करते हैं, तेजाब में यही होते हैं, तेजाब का निर्माण, है ना, तो तेजाबी बारिश के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल तो है ही आपके ये वाला, और उधर जब पेज पलटेंगे तो उसमें गंधक लिखा है, गंधक है ना, तो गंधक अम्ल ऐसा लिखा है, तो इसी को ही गंधक अम्ल के नाम से जाना जाता है, गंधक अम्ल, ये चीज ध्यान रखना है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही गंधक अम्ल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है बच्चों, 50 तक गए हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 51 नंबर में। देखिए आप यहाँ पर गंधक अम्ल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है ना,
तो 51 नंबर के न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलने लग जाए वो ज्वलन ताप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? इस बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, फाइबर प्राकृतिक। नेचुरल में मैंने, प्राकृतिक में मैंने बताया था, अभी ऊपर में आप देखे होंगे प्राकृतिक जो रेशे हैं उसमें आपका आते हैं, आपका क्या क्या आते हैं, कपास को लिया गया है, कपास, जूट, ठीक है, आपका है ना, जूट के बाद और बहुत सारा चीज लिया गया था। आप इसको कपास, स्टार्च जो है, स्टार्च, ऊन, ठीक है, ऊन, ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज और रेशम, इस टाइप का जो है प्राकृतिक बहुलक है। अगर हम कृत्रिम बहुलक बोले तो उसमें नायलॉन, डेक्रान, जो एक्रिलिक, पॉलिस्टर, इस टाइप के आते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा कपास। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है। तो उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो है जिंक, और जिंक का परत चढ़ाना को ही क्या बोला जाता है? यशद लेपन। इस चीज को ध्यान रखना, यशद लेपन के नाम से जाना जाता है। जो जिंक का हमने क्या किया, जो लोहे पर जंग लगने से हम लेप किया उसको यशद लेपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक पदार्थ है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। विद्युत का सुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित होगा, तो रबर में नहीं होगा, कागज में नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो आपका किले होगा, किले। ठीक है, उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या है? नेक्स्ट है उसमें ऊर्जा का मात्रक, तो इसमें जूल मीटर डिग्री, ये तो जूल, आपका जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। उसमें ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, उसमें ऊर्जा क्या होता है? कोई वस्तु में ठंडे या गर्म के ताप को बताने के लिए जो ताप जो नापा जाता है, जो उसमें ऊर्जा आती है, ताप को ठंडा या गर्म है ये दिखाने के लिए जो एनर्जी का वो होता है उसी को उसमें ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तो ध्वनि के तारत्व मतलब क्या होता है? आवृत्ति। और इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, तो इसमें आपको ये क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ना आप लिख लें या तो रोक के आगे बढ़ें। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर जो है आपका ध्वनि के तारत्व के नाम से जो जाना जा रहा है, ध्वनि का तारत्व, इसका राइट आंसर जो है आवृत्ति है। और आवृत्ति के लिए ध्वनि, आवृत्ति जो बढ़ती है ना, आवृत्ति प्लस हुआ, आवृत्ति क्या हुआ? प्लस हुआ। यहाँ पर मैं साइन को समझना, पर तारत्व बढ़ेगी, बराबर तारत्व भी बढ़ेगी, तारत्व प्लस होगा, और तारत्व बढ़ेगी मतलब क्या होगा? इसी से आवाज जो है ना परिवर्तन होगा। आवाज, लड़की का आवाज और लड़के का आवाज पतला मोटा क्यों होता है? तो आवाज पतली हो जाएगी, है ना। ये आवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगी और आवाज पतली होगी। दूसरा, आवृत्ति जो है होती है, आवृत्ति माइनस होगी मतलब कम होगी, तो तारत्व में भी आपका कमी आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आवाज जो है मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो लड़कियों का आवाज पतली और लड़कों का आवाज जो है मोटी क्यों होता है? इसका सही जो कारण है तारत्व या आवृत्ति के कारण होता है ना, तो आवृत्ति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये तो सभी को पता है, आपका 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें, फ़ारेनहाइट, ठीक है, यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ एफ में हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर इसको पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मारोधी पदार्थ कौन सा है? उष्मारोधी मतलब क्या होता है? जिसमें उष्मा जल्दी से मतलब नहीं पहुंचेगा। जैसे आग लगाएंगे तो लकड़ी में हमारा लेट से आता है ना उष्मा, तो ये जो है लकड़ी और प्लास्टिक दोनों आपका आंसर होंगे, बी और डी दोनों। ठीक है, लोहा में जल्दी गर्म हो जाता है तो उष्मारोधी नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि एक्चुअल में क्या होता है? प्राश्रव्य ध्वनि मतलब क्या होता है? जिस ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता, जिस ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता, उसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्राश्रव्य मतलब ये क्या होता है? 20,000 मानव के शरीर को क्या होता है? मानव के जो मनुष्य जो सुनता है वो कौन से ध्वनि को सुन पाता है? तो 20,000 की क्या होगा? 20,000 से अधिक, मतलब 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो है उसको मानव सुन सकता है। इसी को प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो ये 20,000 से ऊपर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर है। 60 नंबर, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना, यहाँ पर एक चीज दिया सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ के बारे में भी आप जान लीजिए कि ये सिस्मोग्राफ मतलब इसमें क्यों नहीं है।
सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की हलचल को मापता है, उसकी जो भूकंप होता है ना उसमें भूकंप हलचल हलचल या जिस वजह से धरती का हलचल होता है उसको नापता है, वो सिस्मोग्राफ है। ये चीज अंतर करना है। और ये शक्ति को नापना है, भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल से कितना पॉइंट में आया, 6.4 6.5, ये रिक्टर स्केल से आपका मापा जाता है। ठीक है, चार्ल्स रिक्टर 1935 में इसको बनाया था। रिक्टर को चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था 1935 में। रिक्टर पैमाना का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था, किसने बनाया था, चार्ल्स रिक्टर। उसकी नाम से रिक्टर पैमाने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है। सजातीय आवेश हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं चुंबक से। चुंबक का एक ध्रुव N आपका है, तो दूसरे ध्रुव अगर N है तो ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसी को बोला है सजाती, मतलब एक तरफ N है एक तरफ N है, दोनों को आप टकरा के देखो तो दोनों में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मतलब थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो ये प्रतिकर्षण इसका सही आंसर होगा। और क्या होगा, आपका अगर पूछा जाता है इसमें अलग अलग है ना, एक तरफ N होता, एक तरफ क्या होता, S होता, तो ये दोनों क्या होगा, आकर्षित होता। तो ये आकर्षण नहीं था, यहाँ प्रतिकर्षण था। नेक्स्ट है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, मेलामाइन है, क्या थर्मोप्लास्टिक है, रेशम है, तो थर्मोप्लास्टिक आपका होगा। आपको इसका जो है ना चैप्टर वाइज आपका जो पूरा क्वेश्चन का आपको डला है, चैप्टर 2, 3, 4 अलग अलग हमारे ऐप में। ठीक है, या तो फिर आप हमारा जो क्लास है वो प्रयास एग्जाम क्लास आप वो करें गूगल प्ले स्टोर में, प्रयास एग्जाम क्लासेस, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर है। और उससे अच्छा ज्यादा मेहनत करना है तो आपको हमारा ऐप है प्रयास, उससे में आप देख सकते हैं। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो निम्न बल के कारण जमीन पर चलना संभव होता है। तो हम जमीन पर चल क्यों पाते हैं, तो उसमें होता है आपका घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अम्ल और क्षार। जैसे कि आपका इसमें मैं इसको थोड़ा सा मिटा के अब आगे करता हूँ। एसिड है, ठीक है, एसिड है, एसिड प्लस आपका बेस है, ये एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो है दोनों को मिलाएंगे हम लोग, ये जो है क्षार, इनको दोनों को मिलाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण। ठीक है, ये जैसे कि मैंने एसिड लिया आपका HCl और क्षार लिया आपका सोडियम, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक साल्ट बनेगा NaCl, ये आपका उदासीनीकरण रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, Hz। ठीक है, हर्ट्ज होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहां पर न्यूनतम होता है, तो देखिए भाई यहाँ पर इसको और समझाना है अपने को, तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूं आपको। देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का वेग 46 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है ना, प्रकाश कहां पर मतलब ज्यादा चलता है, तो वेग जो है न्यूनतम बोला है। न्यूनतम मतलब अधिक किस में होता है, तो अधिक होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश जल्दी से पहुंचता है, मतलब तेजी से चलता है। और न्यूनतम कहां होता है, तो न्यूनतम है आपका ठोस में, है ना। तो ठोस यहाँ पर कौन सा चीज है, देखिए आप, निर्वात तो में तो नहीं होगा, जल नहीं है, वायु नहीं है, मतलब कांच आपका राइट आंसर होगा। कांच दिया है, वहां ठोस देना था, ठोस नहीं दे करके आपको समझाने के लिए वो कांच दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, संपर्क में आने से क्या बल होगा, संपर्क बल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा उसमें नहीं था। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, ध्वनि प्रदूषण से किससे नापा जाता है, मतलब इसका कहने का और एक मतलब हो सकता है शोर को मापने का, शोर मापने का यंत्र। शोर को किससे मापते हैं, मापने का यंत्र, कितना शोर हो रहा है उसको किससे नापते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल है, तो ये है डेसिबल। डेसिबल में आपका साउंड जब प्लस करोगे तो वहां कुछ लिखाता है, देखिएगा आप मोबाइल में साउंड प्लस करके देखना। तो ये इसका ये है डीबी, डी और बी जो है बड़ा हो रहता है ना, डीबी डेसिबल। ठीक है, डाप्सन से, एक्चुअल में डाप्सन जो रहता है ना, ये इसका इकाई रहता है, इसलिए डीबी लिखा जाता है, डेसिबल। ठीक है, चलिए हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है, तो ईंधन का कार्य जो है हमारे शरीर में वो करता है, वो है आपका पेट्रोल। हमारे शरीर में तो ना काम नहीं करेगा, डीजल, जल। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका जो है 69 का राइट आंसर जो होगा वो है आपका भोजन। भोजन मेरे राइट आंसर है। साथ में ये जल तो आपका वो नहीं है, लेकिन भोजन से हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, भोजन में संतुलित भोजन में जो रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज भोजन में मिलता है ना, वसा, विटामिन, ये हमारे आहार में जो मिलता है, इसी से हम क्या मिलता है, ईंधन मिलता है। मतलब ईंधन मतलब एक तरीके से ताकत, एनर्जी मिलता है। ठीक है, 70 नंबर, चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या है,
तो चालक में धारा का प्रवाह का कारण जो है वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धारा जो प्रवाह तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, आपका 70 का ए। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइंस को रखा था, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? रतौंधी मतलब विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, विटामिन ए की कमी है ना, से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये सब सारे चीज का हमारे वीडियो में सब उपलब्ध है, आप देखिए हमारे वीडियो। और इसके बाद जो 72 से लेकर 90 तक जो है मैथ्स है, तो ये पार्ट 3 में आएगा, आप देखते रहिएगा। ये आपका सेट का सेट था, सेट है ना, सेट पेपर था, सेट में हमने 2 वीडियो किया, तीसरा वीडियो मैथ्स का है, 20 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, तो 20 क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।